नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक अब 9:48 हुए हैं। तारीख आप जानते हैं, आज 10 जुलाई 2021 है। दिस इज 10th of जुलाई 2021। और यहाँ पर मुझे नजर आए हैं विकास, शीला, फिरोज, रेणु, राजेश, राधे, देवेंद्र, दीपक, राम, भूपेंद्र, सविता, प्रीति, यशवंत, अरिंदम, रमेश और अन्य लोग। चलिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कल की जो क्लास है वो नहीं हो पाई थी। आप में से आधे से ज्यादा लोगों को तो रात को नींद ही नहीं आई है। और आधे से ज्यादा लोग तो अभी तक भी करियर विल पे फोन करके सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि कल की क्लास में क्या हो गया था। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई एरा, ERA, एरा, थैंक यू वेरी मच। जी, तो मैं आपको बता देता हूं कि कल की क्लास शुरू हुई थी, लेकिन शुरू होने के थोड़ी देर के बाद ही जो इंटरनेट कनेक्टिविटी थी वो यहां से चली गई थी, वो यहां से समाप्त हो गई थी। इस वजह से तो जो आप लोगों की क्लास थी वो उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो पाई। मैंने कोशिश की, 1:30 बजे तक इंतजार किया कि मैंने कहा अगर नेट आ जाता है तो हम क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, उसकी भरपाई करने के लिए ही आज की क्लास रखवाई गई है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बैच में सैटरडे को भी क्लास होगी। बस सैटरडे का दिन हम इसीलिए स्पेयर में रखते हैं ताकि यदि बीच में क्लास नहीं हो पाती है तो सैटरडे को क्लास लेकर उसकी भरपाई कर दी जाए। आप अच्छी तरीके से जानते थे, हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, एंशियंट इंडिया। भाई भारतीय इतिहास में हम लोगों ने एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत पढ़ना शुरू किया था। परसों की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। और कल मैंने आपको शुरू करवाया था, हेडिंग डाल लीजिए, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल। और आपको याद होगा कि कल मैंने आपको बताया था कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड कहलाता है, या आद्य ऐतिहासिक काल वो काल कहलाता है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं और साथ में रिटन सोर्सेज भी हैं या लिखित साक्ष्य भी हैं। लेकिन जितने भी रिटन सोर्सेज हमें मिले हैं, जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं, उन्हें पढ़ने में आज तक भी सफलता हासिल नहीं की गई है। उन्हें अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। कहने का मतलब वो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है। इसी वजह से उसको हमने क्या कहा है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा है। हमने उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा है। दोबारा से समझेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड उस पीरियड को माना जाता है, उस काल को कहा जाता है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं, साथ में रिटन सोर्स भी है, लिखित साक्ष्य भी हैं। लेकिन जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं उनमें से किसी भी लिखित साक्ष्य को आज तक भी पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की गई है। इसीलिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा या हमारे पुरातत्वविदों के द्वारा, ध्यान रखेंगे, इसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। और आप जानते हैं कि इसी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही, आद्य ऐतिहासिक काल में ही एग्जिस्ट करती है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जिसे हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से, जो कहलाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम शुरू करेंगे आज इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता, विच इज
कंसीडर्ड एज एन अर्बन सिविलाइजेशन, और आप जानते हैं ये एक नगरीय सभ्यता कहलाती है या एक शहरी सभ्यता कहलाती है। और दिस इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। भाई ये हमने कल भी लिख लिया था, रिपीट कर रहा हूं, दिस इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। या आप कह सकते हैं कि भारतीय उप महाद्वीप की प्राचीनतम सभ्यता। लेकिन हमने कल डिस्कस किया था, हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो सिंधु घाटी की सभ्यता हम पढ़ेंगे, भाई हम सभ्यता से क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, और व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ सिविलाइजेशन। भाई आप कह सकते हैं यदि हम सिविलाइजेशन की बात करें, यदि हम सभ्यता की बात करें, तो ध्यान रखेंगे एक पर्टिकुलर भूभाग में रहने वाले या एक क्षेत्र में रहने वाले जब लोग एक ही संस्कृति को फॉलो करते हैं या फिर उनकी संस्कृतियों में समानताएं देखने को मिलती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सभ्यता कहते हैं, उसी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि हम बात करें सिविलाइजेशन की या सभ्यता की, तो हमारे देश की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन इसके बारे में जानकारी हमें मात्र 100 साल पहले मिली, यानी कि 1921 में मिली, जब इसके सबसे पहले स्थल या सबसे पहली साइट की खोज की गई, जो कौन सी थी, हड़प्पा। अब वो सिविलाइजेशन जो हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, उसके बारे में हमें जानकारी मात्र 100 साल पहले लगी, यानी कि 1921 में लगी। और यदि इसके बारे में हमें जानकारी 1921 में लगी, तो इससे पहले हम क्या समझते थे? दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1921 में ही सबसे पहले, सर आपका पॉलिटी स्पेशल बैच ज्वाइन कैसे करें? बेटे वो अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी पॉलिटी स्पेशल के जो एडमिशन्स हैं वो बंद हो चुके हैं। आपको इंतजार करना होगा अगले पॉलिटी स्पेशल बैच का, जो संभवतः जो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में आएगा। तो आपको अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो उसमें अभी एडमिशन लेना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी, जिस सभ्यता के बारे में हमें 1921 में पता चला और उसका सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया 1921 में, 1921 तक हमारे पास इस सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम यही समझते थे कि हमारे देश में ईसा के जन्म से 1500 साल पहले आर्यंस का आगमन हुआ था। आर्यंस ही वो सबसे पहले लोग थे जो हमारे देश में आकर बसे थे। कहां से? सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से। भाई आप जानते हैं मैक्स म्यूलर के द्वारा ये मत दिया गया है कि जो आर्यंस थे, जो आर्य थे, वो भारत में सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, और उन्होंने ही भारत के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार करके यहां पर एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की थी। यहां पर एक रूरल सिविलाइजेशन शुरू की थी, विच इज नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन, जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। यदि हम आर्यों के भारत में विस्तार की बात करें, तो ये उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक फैले हुए थे, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर ये पूर्व में पश्चिमी गंगा तट तक फैले हुए थे। कहने का मतलब पूरा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत, इसी पर अधिकार करके आर्यंस ने यहां पर, आप जानते हैं, इस भूभाग को नाम दिया आर्यवर्त, और यहां पर एक ग्रामीण सभ्यता शुरू की जिसको हम वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। ये जो वैदिक शब्द है ये बना वेद से। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और आप जानते हैं ज्ञान तो किससे मिलेगा? ज्ञानी से ही मिलेगा।
नॉलेजेबल पर्सन से ही मिलेगा, और जो ज्ञानी होगा वो हमसे डेफिनेटली क्या होगा, सुपीरियर, श्रेष्ठ। तो आर्य का मतलब ही क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, सुपीरियर होता है। इस वेद शब्द से ही क्या बना, वैदिक बना, क्योंकि यही वो पीरियड था, यही वो काल था जिसमें हमारे चारों वेदों की रचनाएं हुई, जो थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसीलिए हमने इसको वैदिक संस्कृति कहा, इसको हमने वैदिक सिविलाइजेशन कहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ 1921 में कि सारी की सारी कहानी पलट गई, सारा का सारा इतिहास बदल गया, और हम अपने देश की सबसे पुरानी सभ्यता किसको मानने लगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को मानने लगे। सर फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है क्या बेटे, फ्रेश क्या नहीं दिख रहा? मैं यहाँ पे कोई आम या अमरूद बेच रहा हूं जो तेरे को फ्रेश नहीं दिख रहे हैं? वो मेरे को समझ नहीं आया कि फ्रेश से का क्या मतलब है। पहली बात तो मैंने अभी लिखा ही कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन ही कर रहा हूं। जो मैंने यहां पर लिखा है ये मैंने कल भी लिख लिया था। अब आपको फ्रेश नहीं दिख रहा है तो मैं आपको फ्रेश कैसे दिखाऊं बताओ? मैं यहाँ पे सब्जी थोड़ी बेच रहा हूं मेरे भाई, मैं फल थोड़ी बेच रहा हूं, यहाँ पे मंडी थोड़ी लगी है कि तुम्हें फ्रेश नजर आएगा। यदि आपके इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल सही है तो आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा। यदि आपके इंटरनेट में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको साफ नजर नहीं आएगा, क्योंकि यदि मेरी तरफ से इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई तो क्लास बंद हो जाएगी। लेकिन यदि क्लास चल रही है और ज्यादातर लोगों की स्क्रीन बिल्कुल साफ चल रही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर कैसे हो सकती है प्रॉब्लम भाई? हाँ, लगता है आपने सुबह उठकर आंखें नहीं धोई हैं ठंडे पानी से। आंखों पर पानी मारिए, अपने आप साफ नजर आने लगेगा। और तब भी नजर ना आए तो समझ जाइएगा आपने अपना चश्मा साफ नहीं करा है, फिर आपको चश्मा साफ करना पड़ेगा। ठीक है। 1921 में ऐसा क्या हुआ कि कहानी पूरी की पूरी पलट गई और हम अपने देश की सबसे प्राचीन सभ्यता, वैदिक सभ्यता को नहीं, वैदिक सिविलाइजेशन को नहीं, बल्कि किसे मानने लगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता को मानने लगे। कहानी बहुत पुरानी है भैया, कहानी बहुत पुरानी है। और यदि हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में या सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों को सबसे पहले प्राप्त करने का दावा 1826 ईस्वी में किया गया था। कहने का मतलब वो सभ्यता जिसके बारे में हमें 1921 में पता चला, लगभग इससे भी 100 साल पहले इसके सबसे पहले अवशेषों को प्राप्त करने का दावा किया था एक व्यक्ति ने 1826 में, जिसे हम जानते हैं चार्ल्स मेसन के नाम से। चार्ल्स मेसन ही वो व्यक्ति था, वो पुरातात्विक था, वो आर्कियोलॉजिस्ट था, जिसने सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यताओं के या हड़प्पा सभ्यताओं के अवशेषों को प्राप्त करने का दावा किया था, यानी कि खोज करने का दावा किया था। लेकिन ये सारे के सारे दावे धरे के धरे रह गए। लेकिन बात पहुंची 19वीं शताब्दी के मिड में। भाई अगर हम 1826 की बात करें तो ये तो 19वीं शताब्दी की लगभग शुरुआत ही थी। लेकिन जब हम 19वीं शताब्दी के मिड में पहुंचे या मध्य में पहुंचे, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1848 से लेकर 1856 तक भारत का एक गवर्नर जनरल बनकर आया, एक ऐसा व्यक्ति जिसे विस्तारवादी नीति के तहत भारत भेजा गया था, भारत का गवर्नर जनरल बनाकर। और आप जानते हैं जिसे आप लॉर्ड डलहौजी के नाम से जानते हैं, नाम सबने सुना होगा भाई। (1848) से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड डलहौजी। एक विस्तारवादी नीति के तहत आया। कहने का मतलब इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा ही इसलिए गया था
ताकि ये भारत जाकर भारत के अधिकांश प्रांतों को या प्रोविंसेस को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ले या ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिला ले। बिल्कुल यही काम हुआ। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और आप जानते हैं इसी ने भारत में हड़प की नीति चलाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाया, और हड़प की नीति के ही तहत भारत के कई सारे प्रांतों को इसने हड़प लिया। और ये सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था 1857 के विद्रोह होने का, क्योंकि इतिहासकार कहते हैं यही वो दुराचारी आदमी था जो सारे के सारे विद्रोह होने के बीज हिंदुस्तान में बुकर गया था, लेकिन 1856 में चला गया और इसके बोए हुए बीज की फसल काटनी पड़ी किसको? लॉर्ड कैनिंग को। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। गुड मॉर्निंग सर, एकदम टाइम चेंज हो गया। हाँ भाई, एकदम ही होता है टाइम तो चेंज। रातों रात आदमी स्टार बन सकता है, रातों रात रंक से राजा बन सकता है, राजा से रंक बन सकता है। समय बलवान है मेरे भाई, लेकिन ये समय केवल आज के लिए चेंज हुआ है, केवल आज के लिए। जी, तो लॉर्ड डलहौजी जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो हम सब जानते हैं इसने भारत में हड़प की नीति चलाई, और ये भारत में 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा राजनीतिक कारण था। लेकिन जहां एक तरफ ये अपने द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके समय में भारत में कई सारे ऐसे सुधार भी हुए, ऐसे रिफॉर्म्स भी हुए जिसके लिए भी आज तक याद किया जाता है किसको? डलहौजी को। और आप जानते हैं डलहौजी के द्वारा ही एक इंपॉर्टेंट काम करवाया गया 16 अप्रैल 1853 को। और आप जानते हैं 16 अप्रैल 1853 को ही भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चलवाई गई, या भारत की प्रथम यात्री रेल 1853 में चली। और हम सब जानते हैं कहां से कहां तक? बॉम्बे टू ठाणे, बंबई से लेकर ठाणे तक ऑन अ ट्रैक ऑफ 34 किलोमीटर्स। अब आप सोचेंगे कि यार ये मास्टर हेडिंग तो डालकर बैठा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन ये लॉर्ड डलहौजी के बारे में क्यों पढ़ा रहा है और हमसे भारत की सबसे पहली यात्री रेल के बारे में क्यों बात कर रहा है? क्योंकि यात्री रेल का सिंधु घाटी सभ्यता से क्या संबंध है? संबंध है माय लॉर्ड, संबंध है, और ये बात अभी अभी यहां पर साबित की जाएगी। ठीक है, डलहौजी आया, डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे की शुरुआत की गई, और डलहौजी के ही समय में 1853 में भारत की सबसे पहली रेल आप जानते हैं बंबई से लेकर कहां तक चलाई गई? ठाणे तक चलाई गई। और इसी के बाद भारत के अधिकांश जगहों में या भारत की अधिकतर जगहों में रेलवे का विकास होना शुरू हुआ। विनय को ब्लॉक कर दीजिए, इनका आईडी है 510931 510 931। ब्लॉक हिम राइट नाउ। क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों को यहां से हटाना बेहद जरूरी हो जाता है, हम मजबूर हैं, क्या करें भाई। और इतनी सुंदर बात अपने पिताजी को बोलिए जाकर, ठीक है? आपके कमेंट से ही आपकी परवरिश का पता चलता है कि आप वाकई में कूड़े कूड़े करकट से तो उठाकर नहीं लाए थे आपके माँ बाप, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि आपके कमेंट्स आपकी परवरिश साफ साफ चीख चीख कर यहां पर बता रहे हैं कि आप कैसी परवरिश में पले बड़े हैं, ये आपने खुद साबित कर दिया है। और जो बात आप मुझे कह रहे हैं ये बात जाकर अपने पिताश्री को बोलिए, ठीक है? तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। मैं आपको यहां से ब्लॉक कर रहा हूं। यदि आप करियरविल पे कोई भी बैच खरीद कर बैठे हैं और आपने करियरविल को लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति दान कर दी है, तो सारी की सारी चीजें यहां से क्या की जा रही हैं? ब्लॉक की जा रही हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शनिवार के दिन 10 जुलाई का दिन और सुबह सुबह आपको यहां से एक तोहफा भेज दिया गया है। आप ब्लॉक कर दिए गए हैं, अब आप करियरविल से निष्कासित होते हैं। जी, बंबई से लेकर ठाणे तक जब 34 किलोमीटर के ट्रैक पर भारत की पहली यात्री रेल चला दी गई,
तो इसके बाद देश के अधिकांश भागों में रेलवे का विकास शुरू हुआ और देश की अलग अलग जगहों पर रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाने का काम शुरू हो गया। और जब रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाने का काम शुरू हुआ तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब लाहौर से लेकर कराची तक रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाने का काम चल रहा था। अब आते हैं हम सीधा लाइन पर और मुद्दे पर। लाहौर भी पाकिस्तान में है, आप जानते हैं। कराची भी कहां पर है? पाकिस्तान में है। जब लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन से बिछाए जाने का काम चल रहा था और जमीन पर बने हुए टीलों को खोदकर जमीन को समतल किया जा रहा था, फ्लैट किया जा रहा था, तो जब उन टीलों की खुदाई की गई, जब उन टीलों को खोदा गया तो उन्हीं के अंदर से कुछ अवशेष निकले, कुछ अवशेष प्राप्त हुए। शुरू में तो वो बहुत कम मात्रा में और बहुत कम फ्रीक्वेंटली निकल रहे थे, इसीलिए उनको क्या कर दिया गया? नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन जब वो लगातार निकलने लगे और अधिक मात्रा में निकलने लगे तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सका। तो बस फिर क्या था? सबसे पहले 1856 में, सबसे पहले 1856 ईस्वी में एक पुरातात्विद, एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ध्यान रखेंगे 1856 ईस्वी में ही सबसे पहले उन अवशेषों को इकट्ठा कर कर उन पर रिसर्च करने की कोशिश, उन पर शोध करने की कोशिश अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये काम सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था, इसीलिए ध्यान रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ध्यान रखेंगे, इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को ही क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यही कहलाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी या भारतीय पुरातत्व का जनक, क्योंकि सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को इकट्ठा कर कर उन पर रिसर्च किया गया था, उन पर शोध किया गया था। लेकिन ये किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा। इसने जाकर डलहौजी से सिफारिश भी की कि जिन जगहों से या जिन जगहों में जमीन के नीचे से हमें कुछ अवशेष मिले हैं तो हमें पता लगाना चाहिए, वहां पर खुदाई करवानी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि जमीन के नीचे ऐसे कौन से राज दफन हैं जिनके बारे में अभी तक भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन डलहौजी ने इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया भाई, क्योंकि वो तो केवल और केवल भारत में हड़प की नीति चलाने में बिजी था। उसका उद्देश्य तो हिंदुस्तान में केवल और केवल ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। इसके बाद गवर्नर जनरल बनकर आ गया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने भी इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, और कहने का मतलब यह है कि वो बात जो उठाई थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, वो वहीं के वहीं दब गई, वो वहीं के वहीं शांत हो गई। लेकिन लंबे समय के बाद भारत का वायसराय बनकर एक ऐसा व्यक्ति आया, एक ऐसा आदमी आया जो खुद ही एक क्या था? आर्कियोलॉजिस्ट था, जो खुद ही एक पुरातात्विद था। और आप जानते होंगे 1899 से लेकर 1905, 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसरॉय बनकर आया एक आर्कियोलॉजिस्ट, एक पुरातात्विद, जो भारत का सबसे बदनाम वायसराय कहलाता है। नाम आप सबने सुना होगा, लॉर्ड कर्जन। इसके बाद 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसरॉय बनकर आया लॉर्ड कर्जन। और जब लॉर्ड कर्जन भारत का वायसरॉय बनकर आया तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये खुद ही एक आर्कियोलॉजिस्ट था, ये खुद ही एक पुरातात्विद था, और यही वो पहला व्यक्ति था जिसने
इन सारी की सारी बातों में इंटरेस्ट लिया, और जब उसे पता चला कि जमीन के नीचे से कुछ अवशेष मिले थे, तो इसने उन चीजों में इंटरेस्ट लिया। और आप जानते हैं लॉर्ड कर्जन के ही प्रयासों से स्थापना हुई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। भारत में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या पुरातत्व विभाग की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? लॉर्ड कर्जन को जाता है। लॉर्ड कर्जन के ही प्रयासों से आप जानते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। और आप जानते हैं 1905 में बना दिया गया ASI, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आप जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सबसे पहला अध्यक्ष या चेयरमैन बनाया गया जॉन मार्शल को। और जॉन मार्शल को ही ये काम सौंपा गया कि जिन जिन जगहों में खुदाई करके कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे या कुछ चीजें प्राप्त हुई थी, वहीं पर जाइए और उत्खनन करके ये पता लगाइए कि जमीन के नीचे ऐसे कौन से राज दफन हैं जिनके बारे में आज तक भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। बस फिर क्या था, जॉन मार्शल के द्वारा 2 टीम्स बना दी गई। एक टीम का हेड बना दिया गया दयाराम साहनी को और एक टीम का हेड बना दिया गया राखल दास बनर्जी को। और आप जानते हैं लंबे समय तक उन जगहों पर खुदाई चलती रही और लंबे समय तक खुदाई करने के बाद फाइनली सबसे पहली सफलता दयाराम साहनी को मिली जब 1921 में दयाराम साहनी ने जमीन के नीचे से पूरे के पूरे एक शहर होने के एविडेंसेस खोज निकाले और सबसे पहली साइट और सबसे पहला स्थल इस सभ्यता का खोजा गया जिसे आप जानते हैं हड़प्पा के नाम से। लाहौर के पास, पाकिस्तान के लाहौर के ही पास मांटगोमड़ी जिले में रावी नदी के किनारे प्राप्त किया गया हड़प्पा, जो सबसे पहला स्थल था जो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। और ध्यान रखेंगे इसी के अगले साल कराची के पास लरकाना डिस्ट्रिक्ट में इंडस रिवर या सिंधु नदी के किनारे एक और स्थल की खोज हुई जो कि RD बनर्जी या राखल दास बनर्जी ने, जिस स्थल का नाम था मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। तो 1921 में सबसे पहले हड़प्पा जो सबसे पहला स्थल था और फिर 1922 में मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, इन 2 स्थलों की खोज की गई। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और मोहनजोदारो की खोज 1922 में किसके द्वारा की गई? RD बनर्जी के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे दोनों के दोनों स्थल ही कहां पर मिले? इंडस वैली में मिले या सिंधु घाटी में मिले। और जब ध्यान रखेंगे दोनों स्थलों पर मिली हुई चीजों को या अवशेषों को आपस में कंपेयर किया गया, दोनों की आपस में तुलना की गई, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज या बहुत सारी समानताएं दोनों स्थलों के अवशेषों में देखने को मिली। और स्वाभाविक सी बात है कि जब एक स्थान पर लोगों के द्वारा फॉलो किए जा रहे कल्चर में समानता मिलती है या सिमिलैरिटीज मिलती है, तो आप जानते हैं उसी को क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं, उसी को सिविलाइजेशन कहते हैं। तो जब हड़प्पा और
मोहनजोदड़ो में मिले अवशेषों को आपस में कंपेयर किया गया तो उनमें काफी सारी सिमिलैरिटीज मिली, और क्योंकि सिमिलैरिटीज मिली तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ही ये कंक्लूजन निकाल दिया गया, ये निष्कर्ष निकाल दिया गया कि दैट वाज अ सिविलाइजेशन, वो एक सभ्यता थी। लेकिन इस सभ्यता का नाम क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, आप जानते हैं इस सभ्यता का नामकरण कर दिया गया क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही स्थल कहां पर मिले? इंडस वैली में मिले या सिंधु घाटी में मिले। इसीलिए इसका नामकरण कर दिया गया और इस सभ्यता को नाम दे दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। इसको नाम दे दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या यहां तक की बात सब लोगों को क्लियर हो चुकी है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, सर 1921 से पहले हमें इतिहास के बारे में पता नहीं था, ऐसा किसने कहा मेरे भाई? मैंने ऐसा कब कहा कि 1921 से पहले हमें इतिहास के बारे में नहीं पता था? मैंने कहा 1921 से पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं पता था। अब हमें यह तो पता चल चुका था कि सिंधु घाटी में कभी ना कभी कोई ना कोई सभ्यता एग्जिस्ट किया करती थी, कोई ना कोई सिविलाइजेशन हुआ करती थी। लेकिन अगला सवाल ये उठा, और अगला सवाल ये उठता था कि ये जो सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता से पुरानी है या वैदिक सभ्यता के बाद की। कहने का मतलब अब दूसरा महत्वपूर्ण काम था इसके काल निर्धारण का, इसकी तिथि का पता लगाना कि ये कितनी पुरानी है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, दो तरीकों से इसकी तिथि का पता लगाया गया। सबसे पहला और साइंटिफिक तरीका भाई आप सब जानते हैं, कार्बन 14 डेटिंग मेथड। और दूसरा तरीका रेडियो कार्बन मेथड, रेडियो कार्बन C14 मेथड। आप जानते हैं जब भी हमें किसी भी पुरानी चीज के बारे में या उसके काल के बारे में जानना हो तो हम दो तरीकों से उसके बारे में या उसकी तिथि या उसके काल के बारे में पता कर सकते हैं। एक कार्बन 14 डेटिंग मेथड, एक C14 डेटिंग मेथड होता है और एक रेडियो कार्बन C14 मेथड होता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि हम C14 डेटिंग मेथड की बात करें तो कार्बन 14 डेटिंग मेथड के अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिपक्व चरण रहा, जो मैच्योर्ड पीरियड रहा, वो माना गया कब से कब तक? ध्यान रखेंगे 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। और यदि हम रेडियो कार्बन C14 मेथड की बात करें तो इसके अनुसार 2350 BC से लेकर 1750 BC ये तारीख निकल कर आई किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता की। लेकिन हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकारों ने सबसे ज्यादा वैलिड जो डेट माना है वो किसे माना है? कार्बन 14 डेटिंग मेथड को। इसीलिए अलग अलग पुस्तकों में आपको इसकी अलग अलग तिथियां मिल सकती हैं, कई सौ तिथियां मिल सकती हैं जो अलग अलग लोगों के द्वारा मानी गई हैं, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा मानी गई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वैलिड पीरियड
सबसे ज्यादा जो वैध तिथि है, वैध पीरियड है इस सभ्यता का, वो क्या माना जाता है? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक ये जो सभ्यता थी ये चली। कहने का मतलब कितने साल चली? 750 साल, 750 ईयर्स या 750 साल तक, यानी कि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक ये सभ्यता चली थी। अब हमें ये तो पता चल चुका था कि एक सभ्यता वैदिक सिविलाइजेशन से पहले भी हमारे देश में क्या करती थी? एग्जिस्ट करती थी भाई। क्योंकि अभी तक तो हम इसी गलतफहमी में जी रहे थे ना कि भारत में जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पुरानी है। लेकिन ये सभ्यता 1500 नहीं बल्कि ईसा के जन्म से 2500 साल पुरानी निकली। और यही आप सब जानते हैं हमारे देश की सबसे पुरानी सभ्यता कहलाई, जो कि एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है, एक अर्बन सभ्यता मानी जाती है, एक अर्बन सिविलाइजेशन मानी जाती है। और हमें यह पता चल चुका था कि इंडस वैली में, सिंधु घाटी में एक सभ्यता एग्जिस्ट करती है जो वैदिक सिविलाइजेशन से भी लगभग 1000 साल पुरानी है। लेकिन अगला महत्वपूर्ण सवाल क्या उठा? अगला महत्वपूर्ण सवाल ये उठा कि क्या ये सभ्यता केवल इंडस वैली में ही एग्जिस्ट करती थी या और किसी नदी घाटी के किनारे भी इसकी कोई एग्जिस्टेंस है? इसीलिए बाकी स्थलों पर और बाकी नदी घाटियों के किनारे भी इसकी खोजबीन शुरू की गई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, लंबे समय तक बाकी नदी घाटियों के किनारे भी खुदाई करने के बाद हमें ये जानकारी मिली कि ये जो सभ्यता थी, ये जो सिविलाइजेशन थी, ये केवल इंडस वैली में नहीं बल्कि पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में क्या करती थी? एग्जिस्ट करती थी। और हम सब जानते हैं जो इसका आकार था, जो इसका आकार था वो कैसा था? त्रिभुजीय था या ट्रायंगुलर था? तो ध्यान रखेंगे, इस सभ्यता को यदि हम शेप की बात करें या आकार की बात करें तो ट्रायंगुलर माना जाता है या त्रिभुजीय माना जाता है। और ध्यान रखेंगे, ये केवल इंडस वैली में नहीं बल्कि पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में क्या करती थी? एग्जिस्ट करती थी। और ध्यान रखेंगे, इस सभ्यता से मिलने वाला जो हमारा सबसे उत्तरी स्थल हमें मिला था वो क्या था? मांडा। एट द बैंक ऑफ चिनाब रिवर, चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर का मांडा ही इसका सबसे उत्तरी स्थल था। कहने का मतलब ये उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक विस्तृत थी, क्योंकि मांडा भी इस सभ्यता का एक स्थल है जो सबसे उत्तरी स्थल है इस सभ्यता का। यदि हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में महाराष्ट्र में अहमदनगर के ही पास दैमाबाद नामक स्थल, जो कि इसका सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। कहने का मतलब ये दक्षिण में कहां तक एग्जिस्ट करती थी? दैमाबाद तक एग्जिस्ट करती थी। एट द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर या गोदावरी नदी के किनारे सबसे पश्चिम में प्राप्त होने वाला स्थल था सुत कागेंडोर। सुत कागेंडोर जो हमें मिला दाश्क रिवर या दाश्क नदी के किनारे। और ध्यान रखेंगे, इस सभ्यता से मिलने वाला सबसे पूर्वी स्थल था मेरठ उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर एट द बैंक ऑफ हिंडन रिवर, जो मिला हिंडन नदी के किनारे। नोट करेंगे। जी, तो कहने का मतलब वो सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे हम केवल सिंधु घाटी में एग्जिस्ट करती थी ये समझ रहे थे, या वो केवल इंडस वैली में एग्जिस्ट करती थी ये समझ रहे थे, अब उसके जो स्थल है वो हमें उत्तर में चेनाब नदी तक भी मिल चुके थे, दक्षिण में गोदावरी नदी तक, पूर्व में हिंडन नदी तक और पश्चिम में दाश्क नदी तक। कहने का मतलब अब ये केवल और केवल सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं रह गई थी, ये और भी नदी घाटियों के किनारे क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी। और क्योंकि और नदी घाटियों के किनारे भी एग्जिस्ट करती थी, इसीलिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि इस सभ्यता का नाम केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन या केवल सिंधु घाटी सभ्यता रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये केवल इंडस वैली में नहीं बाकी अन्य नदी घाटियों के किनारे भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। इसीलिए आप जानते हैं इस सभ्यता का नाम बदल दिया गया और इस सभ्यता का नाम बदलकर रख दिया गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब इसे क्या कहा जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब इसे केवल कहा जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। और क्यों कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हम सब जानते हैं इस सभ्यता से मिलने वाली सबसे पहली साइट या सबसे पहला स्थल ही कौन सा था, हड़प्पा था। इसीलिए ध्यान रखेंगे इसको नाम इसका बदल दिया गया, इसका नामकरण कर दिया गया। अब इसको क्या कहा जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता या सबसे मेन फीचर जो इस सभ्यता का प्रसिद्ध है वो क्या है, ये सभ्यता दो चीजों के लिए फेमस है। सबसे पहला तो अपने सिटी प्लानिंग के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए। ये सभ्यता इतिहास में दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, एक इसकी सिटी प्लानिंग, इसका नगर नियोजन, और दूसरा इट्स ड्रेनेज सिस्टम या इसकी जल निकासी, इसकी जल निकासी प्रणाली। इन दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता, जो कि एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है, एक अर्बन सिविलाइजेशन मानी जाती है। और ध्यान रखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के ही द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया किसका, कॉपर का। और इसी सभ्यता के लोगों ने कॉपर में टिन मिलाकर निर्माण किया किसका, ब्रॉन्ज का या कांसे का। और यही कारण है इस सभ्यता का एक और भी नाम है, इसे हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं।
इसका एक और नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। एक और नाम ध्यान रखेंगे, इसे इंडस, इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। या इसी को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश जो स्थल इस सभ्यता के मिले वो महत्वपूर्ण रूप से सिंधु नदी और सरस्वती नदी के ही बीच में मिले, इसीलिए इसे इंडस सरस्वती या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया है। और ध्यान रखेंगे इसी को कहा जाता है फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। या प्रथम नगरीय सभ्यता। यही कहलाती है फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन या प्रथम नगरीय सभ्यता। कहने का मतलब अब हमें ये जानकारी मिल चुकी थी कि ये सभ्यता केवल इंडस वैली में नहीं बल्कि पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में एग्जिस्ट करती है। ये उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैली थी, दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकागेंडोर तक, और पूर्व की यदि बात करें तो मेरठ उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। कहने का मतलब उत्तर में चिनाब, दक्षिण में गोदावरी, पूर्व में हिंडन और पश्चिम में दाश्क नदी तक। चलिए अब हम बात करते हैं इस सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, या वो इंपॉर्टेंट साइट्स जो इस सभ्यता के तहत हमें मिली है। टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखिए स्थल, सबसे पहले कॉलम में लिखिए स्थल या साइट का नाम, दूसरे कॉलम में लिखिए उत्खननकर्ता, या वो व्यक्ति जिसके द्वारा उस साइट पर या उस स्थल पर खुदाई करवाई गई। उसके बाद लिखिए वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट लोकेशन। इसके बाद लिखिए ईयर या वर्ष, और फिर लिखिए रिवर या नदी। सबसे पहले मैंने लिखा है स्थल, जहां पर हम जगहों के नाम लिखेंगे, साइट्स के नाम लिखेंगे।
किस व्यक्ति के द्वारा या किस उत्खननकर्ता के द्वारा वहां पर खुदाई करवाई गई, फिर हम उसका नाम लिखेंगे, उस जगह की वर्तमान स्थिति क्या है, प्रेजेंट लोकेशन क्या है, और उसके बाद वर्ष, और उसके बाद नदी। यू आर ग्रेट सर। आप पॉलिटी और हिस्ट्री के बाद भी कुछ पढ़ाते तो मैं आपसे जरूर पढ़ता। टेंशन मत लीजिए, आपकी ये मुराद बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आने वाली 14 तारीख से, आने वाली 14 जुलाई से यानी कि बुधवार से मेरा एक नया बैच शुरू हो रहा है, जो है यूपी जीके स्पेशल बैच। तो मेरे भाई, यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यदि आपको यूपी का कोई एग्जाम देना है, तो आप यूपी जीके स्पेशल जो बैच आ रहा है 14 तारीख से, उसको जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पर जितने भी लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी फॉर्मेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई आप जानते हैं अगले साल इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, और अब बहुत तेजी से सारे के सारे एग्जाम्स भी होंगे और भर्तियां भी होंगी, और यूपी के हर एग्जाम में यूपी से संबंधित जीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 14 तारीख से मैं यूपी जीके स्पेशल का लाइव बैच शुरू कर रहा हूं, जिसकी टाइमिंग्स शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगी, शाम को 5 से 6। तो आप इस बैच को जरूर ले लीजिएगा। इसकी वैधता 6 मंथ तक रहेगी, अगले 6 महीने तक। यदि आपको यूपी का कोई भी एग्जाम देना है, तो वो आपको डेफिनेटली उसमें क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। सर आप आईपीसी भी पढ़ाओगे? बेटे किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आईपीसी पढ़ने के लिए? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि एग्जाम में पढ़ना क्या होता है। आईपीसी किसने कहा? आप किस एग्जाम के लिए आपको पढ़नी है आईपीसी, पहले ही बता दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, आरओ देखिए, यदि आप यूपी पीसीएस का पेपर देने वाले हैं, आरओ का पेपर देने वाले हैं, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट या लोअर पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीईटी, यूपी टेट, इसके अलावा यदि कोई भी एग्जाम आप उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित देने वाले हैं, चाहे वो यूपी एसआई का एग्जाम हो, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, तो आप जानते हैं कि आपको हर एग्जाम में यूपी से संबंधित जीके जरूर पूछी जाएगी। तो बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप यूपी जीके का बैच ले सकते हैं, उसमें एनरोल कर सकते हैं। सर मैं यूपी एसआई में एनरोल्ड हूं, तो क्या यूपी जीके का बैच लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। ये सेपरेट बैच है, ये यूपी एसआई का बैच नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी जीके स्पेशल का बैच है। बिल्कुल वैसी जैसे हरियाणा जीके का बैच आता है, जैसे राजस्थान जीके का आया, जैसे एमपी जीके का आया, ऐसे ही ये अलग से सेपरेट यूपी जीके का बैच है। तो यदि आपको यूपी का कोई एग्जाम देना है और आप यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वो बैच लेना पड़ेगा अलग से। फीस ज्यादा तो नहीं है, जब आप सिलेक्शन ले लेंगे और जब भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार आपको सैलरी देगी, उससे कम ही है फीस, घबराइए नहीं, उससे तो कम ही है फीस। जितनी रिश्वत आप लोग खाओगे उससे कम है फीस, इसलिए इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहला स्थल भाई आप जानते हैं जो खोजा गया, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं क्योंकि नाम है तो सेम रहेंगे। सबसे पहला लिखिए हड़प्पा, सबसे पहले खोज हुई हड़प्पा की। और आप जानते हैं उत्खननकर्ता में लिखेंगे दयाराम साहनी, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। वर्तमान स्थिति की बात करें तो भाई आप जानते हैं कि ये वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मांट गोमड़ी जिले में है हड़प्पा।
वर्ष आप सब जानते हैं 1921, और ये हमें मिला रावी नदी के किनारे। दूसरा स्थल लिखिए मोहनजोदड़ो। दूसरा स्थल लिखेंगे मोहनजोदड़ो। और आप जानते हैं जिसकी उत्खनन करता थे राखल दास बनर्जी। लिखिए राखल दास बनर्जी। वर्तमान में ये भी कहां पर है? पाकिस्तान में। इसकी खोज 1922 में हुई थी और ये मिला था इंडस रिवर या सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट, अगला प्लेस लिखिए चनहुदड़ो। अगला स्थल लिखिए चनहुदड़ो या चनहुदारो। उत्खनन करता थे, लिखेंगे गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार। इसकी वर्तमान स्थिति भी क्या है? पाकिस्तान का सिंध। पाकिस्तान के सिंध में है चनहुदारो। इसकी खोज 1931 में हुई और नदी सिंधु, ये भी सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। अगला लिखिए, अभी अभी हमने लिखा था सुत कागेंडोर, जो सबसे पश्चिमी स्थल था। सुत कागेंडोर। उत्खनन करता थे मार्क आरिल स्टाइन। मार्क आरिल स्टाइन, जिसकी वर्तमान स्थिति अभी अभी मैंने आपको बताया था कहां पर है? बलूचिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। खोज 1927 में हुई एट द बैंक ऑफ दाश्क रिवर, दाश्क नदी के किनारे। अगला स्थल लिखिए लोथल। अगला स्थल लिखिए लोथल, जिसके उत्खनन करता थे रंगनाथ राव। वर्तमान स्थिति हम सब जानते हैं, भारत के गुजरात में, भारत के गुजरात से प्राप्त हुआ था लोथल। ईयर वॉज 1955-57 एट द बैंक ऑफ, लिखेंगे भोगवा रिवर या भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट, अगला लिखिए रोपड़। अगला लिखिए रोपड़।
उत्खनन करता थे यज्ञ दत्त शर्मा। वर्तमान लोकेशन पंजाब में है रोपड़। ईयर वॉज 1953, 1953 में इसकी खोज हुई। और हम सब जानते हैं सतलुज नदी के किनारे, एट द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। अगला स्थल लिखिए कालीबंगा। अगला स्थल लिखेंगे कालीबंगा। और आप जानते हैं कालीबंगा के उत्खनन करता थे, लिख लीजिए ए घोष या अमलानंद घोष। कालीबंगा की उत्खनन करता थे अमलानंद घोष। और हम सब जानते हैं कालीबंगा वर्तमान में कहां पर है? राजस्थान में। वर्ष 1953, 1953, एट द बैंक ऑफ लिखेंगे घग्गर रिवर या घग्गर नदी के किनारे मिला कालीबंगा। अगला प्लेस लिखिए बनावली या बनवाली। अगला प्लेस लिखिए बनवाली, जिसके उत्खनन करता थे, लिख लीजिए रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट या रविंद्र सिंह बिष्ट। वर्तमान स्थिति हरियाणा में है बनवाली। और ध्यान रखेंगे इसकी खोज 1973 में हुई एट द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर या सरस्वती नदी के किनारे। अगला लिखिए रंगपुर। अगला स्थल लिखेंगे रंगपुर, जिसके उत्खनन करता थे माधव स्वरूप वत्स। वर्तमान लोकेशन गुजरात के अहमदाबाद में है रंगपुर। खोज 1931, 1931 में हुई थी। और ध्यान रखेंगे मादर नदी के किनारे, एट द बैंक ऑफ मादर रिवर। मादर नदी के किनारे खोज हुई रंगपुर की। अगला स्थल लिखिए कोट दीजी। अगला स्थल लिखेंगे कोट दीजी, जिसके उत्खनन करता थे, लिखेंगे अहमद खान। जिसके उत्खनन करता थे अहमद खान। वर्तमान लोकेशन ये भी कहां पर है? बलूचिस्तान में। खोज 1935, इसकी खोज 1935 में हुई।
और ध्यान रखेंगे एट द बैंक ऑफ सिंधु नदी के किनारे या इंडस रिवर। अगला स्थल लिखिए, लिखिए सुरकोटदा। अगला स्थल लिखेंगे सुरकोटदा, जिसके उत्खनन करता थे जगपत जोशी। इसके उत्खनन करता थे जगपत जोशी, और ध्यान रखेंगे इसकी खोज 1964 में की गई थी गुजरात के कच्छ में। इसकी खोज कच्छ गुजरात में 1964 में की गई थी एट द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर या सरस्वती नदी के किनारे। अगला स्थल लिखिए मांडा। हमने लिखा था इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल ही क्या था, मांडा। इसके उत्खननकर्ता भी थे जगपत जोशी। हम सब जानते हैं ये कहां पर था, जम्मू कश्मीर। मांडा मिला कहां पर, जम्मू कश्मीर। इसकी खोज 1982 में हुई एट द बैंक ऑफ चेनाब रिवर, चेनाब नदी के किनारे। अगला स्थल लिखिए आलमगीरपुर। आपको याद होगा सबसे पूर्वी स्थल, सबसे ईस्टर्न साइट ही हमने क्या लिखी थी, आलमगीरपुर लिखी थी। आलमगीरपुर के उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा। वर्तमान स्थिति हम सब जानते हैं ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। खोज 1958 में हुई और हम सब जानते हैं एट द बैंक ऑफ हिंडन रिवर या हिंडन नदी के किनारे। अगला स्थल लिखिए एक लिखेंगे राखी गढ़ी, जिसके उत्खनन करता थे, पहला नाम लिखेंगे सूरज भान और दूसरा नाम लिखिए रफीक मुगल। वर्तमान स्थिति ये भी कहां पर है, हरियाणा के हिसार में 1969 और नदी लिखेंगे सरस्वती। तो दोस्तों ये वो कुछ महत्वपूर्ण स्थल इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के थे जो हमें क्या हुए हैं, मिले हैं, जो हमें प्राप्त हुए हैं। चलिए जी, तो आज की कहानी को हम यहीं पर रोकते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, अगली क्लास में जब हमारी बात होगी, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे इस सभ्यता की विशेषताओं के बारे में, इसके नगर नियोजन, इसके सिटी प्लानिंग के बारे में और कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस वीकेंड। सी यू ऑन मंडे। अब क्लास होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।